हेलो एवरीवन, आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा हम लोग यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल टॉपिक्स की क्लास ला रहे हैं, जिसमें एक हम लोगों ने क्लास पढ़ी थी जीएसटी की, दूसरी क्लास हम लोगों ने विमुद्रीकरण की पढ़ी थी। आज की जो हमारी क्लास है वो होगी मानवाधिकार के ऊपर। तो दोस्तों, आशा यही रहेगी आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। आप लोगों को का मानवाधिकार से अगर कोई क्वेश्चन स्टेट एग्ज़ाम में आएगा तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा सबसे पहली बात है मानवाधिकार क्या है। चलिए देखते हैं मानवाधिकार क्या है, हमारा प्रश्न है। दोस्तों देखते हैं मानवाधिकार क्या है। तो हम लोग देखते हैं मानवाधिकार जिसे ह्यूमन राइट्स कहा जाता है, मौलिक अधिकारों का एक समूह है जो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होता है। यानी आपको सभी को प्राप्त है, मुझे भी प्राप्त है। हम कौन हैं या हम कहाँ पैदा हुए हैं, इस आधार पर इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। मानवाधिकार सभी व्यक्तियों को बराबर मिलता है, कहीं भी कोई किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अगर बात करें मानवाधिकारों की सुरक्षा कौन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा मानवाधिकार की सुरक्षा की जाती है। तो हम लोगों ने पढ़ा मानवाधिकार क्या होता है। वह अधिकारों का वह समूह होता है जो सबके लिए एक समान होता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा है मानवाधिकार की 3 पीढ़ियाँ। मानवाधिकार की 3 पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली पीढ़ी जो है वो नागरिक और राजनीतिक अधिकार से संबंधित है, जिसमें वोट देना हमारा अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब है कहीं भी बोलना हमारा अधिकार है। दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार आते हैं, जैसे काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अब तीसरी पीढ़ी देखते हैं दोस्तों। तीसरी पीढ़ी में कौन से अधिकार आते हैं। तीसरी पीढ़ी जो हमारी है इसमें सामूहिक अधिकार आते हैं, जिसमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शांति का अधिकार आदि शामिल हैं। तो कौन कौन से अधिकार हैं। अभिव्यक्ति का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण आदि का अधिकार है और शांति का अधिकार है। 3 पीढ़ियों की अवधारणा किसने दी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मानवाधिकार की 3 पीढ़ियों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो 1979 में कारेल वासाक द्वारा फ्रांसीसी क्रांति की 3 नारों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित थी, ये दी गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है मानवाधिकारों के अधिकास के बारे में बात करें, इतिहास के बारे में। तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमन राइट्स। आपसे पूछा जाएगा मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पेरिस संधि में हुई, महासभा के तीसरे सत्र के दौरान। और ये सत्र कब हुआ दोस्तों, 10 दिसंबर सन 1948 को हुआ। तो मानवाधिकारों की घोषणा कहाँ हुई, पेरिस संधि में हुई। 10 दिसंबर को 1948 को इसकी सार्वभौमिक घोषणा हुई, इसीलिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर याद रखेंगे। पहली बार कब मनाया गया, 1950 में। लागू कब से हुआ था, घोषणा हुई थी 1948, यानी जस्ट 2 साल बाद ये मनाया जाने लगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है सार्वजनिक घोषणा जो हुई उसकी मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन है, आपसे क्वेश्चन पूछता है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो इलेनोर रूजवेल्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेनोर रूजवेल्ट सार्वभौम घोषणा की समिति का अध्यक्ष होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा इसका ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया, तो जॉन पीटर्स हम्फ्रे के द्वारा तैयार किया गया। इस बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया, हंस मेहता ने भारत की तरफ से भाग लिया। दोस्तों आगे देखते हैं। सार्वभौमिक घोषणा का अनुवाद कितनी भाषाओं में है, 577 प्लस भाषाओं में। दुनिया में सबसे ज़्यादा अनुवादित दस्तावेज है सार्वभौमिक घोषणा का। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा मानवाधिकारों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ। मानवाधिकारों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ ईरान के तेहरान में सन 1978 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकारों से संबंधित संस्थाओं के बारे में अब चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले ही है
एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑफ इंडिया, जिसे AI कहते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना सन 1961 में हुई। इसके संस्थापक पीटर बेनेंसन ब्रिटिश वकील थे। प्रकृति विश्व गैर सरकारी संगठन था। मुख्यालय इसका कहाँ था? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। तो 1961, संस्थापक पीटर बेनेशन और लंदन में इसका मुख्यालय, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था। आगे देखते हैं इसका लोगो क्या है। लोगो है कांटेदार तारों में लिपटी हुई जलती हुई मोमबत्ती। आपसे पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये बना है लोगो। तो कांटेदार तारों में, जैसे मान लीजिए ये मोमबत्ती बनी हुई है हमारी, ये मोमबत्ती है और ये किससे लिपटी हुई है? कांटेदार तारों से। ये तारों से लिपटी हुई है, कांटेदार तारों से लिपटी हुई मोमबत्ती इसका लोगो है। लोगो का सिद्धांत है अंधेरे में कोसने के बजाय मोमबत्ती जला देना बेहतर है। इसका ये सिद्धांत है एमनेस्टी इंटरनेशनल का। आगे देखते हैं। आगे हमारा दूसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर सन 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम सन 1933 के तहत हुई। किसके तहत हुई दोस्तों? 1993 में हुई। 1993 के अधिनियम के तहत भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 12 अक्टूबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। अगर आपसे पूछे इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली। आगे हम लोग बात करेंगे NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट चेयरमैन कौन है? फर्स्ट चेयरमैन है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र इसके प्रथम अध्यक्ष है। इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में अध्यक्ष दूसरा पूछ सकता है, तो न्यायमूर्ति V राम सुब्रमण्यम। प्रकृति संवैधानिक निकाय है यह एक प्रकार का NHRC। इसका आदर्श वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी सभी सुखी हों। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा है NHRC का उद्देश्य क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का उद्देश्य मानवाधिकारों, जीवनों के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार की रक्षा करना है। और अभी तक राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष कभी कोई महिला नहीं बनी है, यानी अभी तक सभी पुरुष वर्ग ही इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय D.K. बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार 1957 का निर्देश पालन करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम के बारे में, जो कि 2019 में आया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लोकसभा में पेश कब किया गया? कोई भी अधिनियम हो दोस्तों, सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा। 8 जुलाई 2019 को किसने पेश किया? गृह मंत्री अमित शाह, होम मिनिस्टर ने। संशोधन नंबर 1, NHRC का अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा हो या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर रहा हो, वो ही अध्यक्ष बन सकता है। यानी दो इम्पोर्टेंट पद के बारे में चर्चा की गई, या तो वो हो मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश हो, यानी चीफ जस्टिस हो, CJI हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, वो कर सकता है, या तो हमारा यानी भारत का CJI कर सकता है, या तो हमारा सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट का जज कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज कर सकता है। दो लोग इसके पद पर बैठ सकते हैं। आगे देखते हैं। संशोधन 2 में क्या बताया गया? इसका कार्यकाल जो पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष था, उसे संशोधित करके 3 वर्ष का कार्यकाल 70 वर्ष तक कर दिया गया है। तो याद रखेंगे 3 वर्ष का कार्यकाल रहता है, 70 वर्ष की सीमा रहती है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इसका अध्यक्ष होता है सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त या मुख्य न्यायाधीश, के बारे में चर्चा कर चुके हैं। सदस्य 1 होता है सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सदस्य नंबर 2 होता है हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश। सदस्य 4 होता है मानवाधिकार से संबंधित कार्यानुभव अथवा विशेष जानकारी रखने वाला वृत्त। और सदस्य 5 होता है मानवाधिकार से संबंधित कार्यानुभव करने वाली विशेष जानकारी रखने वाली महिला। फिर पदेन सदस्य होता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। नेक्स्ट पदेन सदस्य होता है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। ये संरचना है दोस्तों, जिसमें सदस्य होते हैं 5 और पदेन होते हैं 4। आगे देखते हैं कौन कौन से होते हैं और पदेन सदस्य कौन कौन से होते हैं
और पदेन सदस्य होते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के, विकलांग व्यक्तियों के और राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा के। यानी एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदेन सदस्य, यानी कुल 7 5 12 1 13 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है दोस्तों, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे अब बात करेंगे सर्वोच्च NHRC का अध्यक्ष कौन होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त या मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति में की जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा करते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा करते हैं और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दोस्तों करते हैं, 6 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता में। 6 सदस्यीय समिति से क्या मतलब है दोस्तों, इससे मतलब है इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदन के मुख्य, विपक्षी दल के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री, ये कुल 6 सदस्य रहेंगे। इसे ही 6 सदस्यीय समिति कहा जाता है। आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने भी पढ़ा 6 सदस्यीय समिति कौन कौन सी हैं। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री होता है, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, लोकसभा में विपक्ष नेता होता है, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, राज्यसभा के नेता विपक्ष होते हैं। तो ये 6 सदस्यीय समिति होती है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास अध्यक्ष और NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पुनर्नियुक्ति नहीं किया जा सकता, रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, की जा सकती है। रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है यदि कोई व्यक्ति NHRC का एक बार रह चुका है, मान लीजिए अध्यक्ष, CJI या सुप्रीम कोर्ट का जज, अगर वो दोबारा बनना चाहता है तो रीअपॉइंटमेंट होता है। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि रिअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है, इसे समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में उसे असमर्थता के आरोप में सिद्ध हो जाए, यानी कोई उसके अपोजिट आरोप सिद्ध हो जाए तो इसे समय से पूर्व अपने हटाया जा सकता है। यानी 3 साल की समय सीमा नहीं, इससे पहले भी हटाया जा सकता है अगर कोई इसमें जांच में अगर कोई दोषी साबित हो तो। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ, इसके क्या कार्य होते हैं। फंक्शन ऑफ एंड पावर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकारों का उल्लंघन करना। आयोग किसी को भी जेल का दौरा करा सकता है, जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण और उनमें सुझाव के लिए सुझाव दे सकता है। इसके पास मुआवजे या हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का अधिकार भी है। अब हम लोग बात करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन SHRC, तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में। चूँकि उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ये उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय लखनऊ। प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति AP मिश्रा, वर्तमान में अध्यक्ष न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण, कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। स्थापना कब हुई, स्थापना हुई 7 अक्टूबर सन 2002 को। अध्यक्ष की नियुक्ति, तो जिस प्रकार NHRC में सदस्यों की अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसी प्रकार राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगर अध्यक्ष जो बना दिए गए उनको हटाने का अधिकार किसके पास है, तो हटाने का अधिकार तो दोस्तों राष्ट्रपति के पास है। फिर SHRC स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन केवल उन्हीं मामलों में मानव अधिकार के उल्लंघन की जांच करता है जो संविधान की राज्य सूची व सम्मति सूची के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे। प्रकृति कैसी है, प्रकृति ये किस प्रकृति का होता है, इसकी प्रकृति होती है दोस्तों, प्रकृति होती है बहुस्पदी निकाय, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष, आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या मुख्य न्यायाधीश होता है। सदस्य नंबर 1 उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यारत न्यायाधीश होता है। राज्य के जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो, या सदस्य नंबर 2 कोई व्यक्ति जिसे मानवाधिकारों के बारे में विशेष अनुभव हो। अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति के अनुशंसा पर, परंतु उसके पद से केवल एक राष्ट्रपति ही हटा सकता है, पर राज्यपाल नहीं। कहने का मतलब है राज्यपाल उसको शपथ तो दिलाता है, लेकिन अगर हटाना चाहे
राज्य SHRC के सदस्य को स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के तो राष्ट्रपति के द्वारा ही हटता है। समिति के प्रमुख राज्य के मुख्यमंत्री, इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री, राज्य एवं विधानसभा का विपक्ष नेता, अन्य सदस्य रहते हैं। जिस प्रकार अभी हमने पढ़ा कि 6 सदस्यीय समिति नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में होती है, उस प्रकार इसमें भी होती है। तो दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग में कौन कौन से सदस्य होते हैं? पहला होता है मुख्यमंत्री, दूसरा होता है गृह मंत्री, तीसरा होता है विधानसभा अध्यक्छ, चौथा होता है विधानसभा विपक्ष नेता, फिर है जहां विधान परिषद हो विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का विपक्ष नेता। ये कमेटी है राज्य मानवाधिकार आयोग की, SHRC कमेटी यही है दोस्तों। और शपथ कौन दिलाएगा? शपथ हमारा दिलाएगा दोस्तों, कौन दिलाएगा इसमें आप लोग बताएंगे? शपथ दिलाएगा हमारा राज्यपाल, गवर्नर शपथ दिलाएगा, और अगर आपको पद से हटाना है तो राष्ट्रपति ही हटाएगा। आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, जिसे OHCHR के बारे कहते हैं, ऑफिस ऑफ द यूनिट नेशनल हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स। दोस्तों, इसकी स्थापना के बारे में चर्चा करें तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हुई। गठन 1993 वियना सम्मेलन में हुआ। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और नेतृत्व मानवाधिकार उच्चायुक्त के नेतृत्व में किया गया। आगे देखेंगे, नियुक्ति किसके द्वारा होती है? नियुक्ति है संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा। इनका कार्यकाल कितना होता है? 4 साल का। वर्तमान में अगर आपसे प्रमुख पूछे इनके कौन हैं तो वोल्कर तुर्क जी हैं। उद्देश्य क्या होता है? UDHR मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में दिए गए अधिकारों को धरातल पर उतारना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इस मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ? तो सन 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा हुआ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। पूर्ववर्ती संस्था इसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जगह ली, जो 1946 से काम कर रहा था। इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे अगर बात करेंगे गठन के बारे में तो 47 संयुक्त राष्ट्र देशों से इसका गठन हुआ। परिषदों के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का। अब हम लोग बात करेंगे एशियाई मानवाधिकार आयोग के बारे में। एशियन ह्यूमन राइट कमीशन AHRC, जिसका मुख्यालय है हांगकांग। उद्देश्य इसका क्या है? एशिया में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना और उस देश में कानूनी सुधार की वकालत करना जहां न्याय प्रणाली कमज़ोर है, इसका ये मुख्य उद्देश्य है। अब हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ FIDH, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसकी स्थापना सन 1922 में दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार महासंघ है। मुख्यालय है इसका फ्रांस के पेरिस में। नारा क्या है? सभी के लिए मानवाधिकार। इसका अब जो है हम लोग बात करेंगे दोस्तों मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा के बारे में, जिसमें कुल अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद कुल हैं 30। अनुच्छेद नंबर 1 में स्वतंत्रता एवं समानता के बारे में चर्चा, 2 में भेदभाव निषेध के बारे में चर्चा, फिर आगे अनुच्छेद नंबर 4 दास्ता का निषेध के बारे में चर्चा, फिर हमारे पास अनुच्छेद नंबर 5 यातना निषेध, अनुच्छेद नंबर 7 कानून के समझ समानता, अनुच्छेद नंबर 9 मनमानी व गिरफ्तारी पर रोक, आगे अनुच्छेद नंबर 10 निष्पक्ष सुनवाई, अनुच्छेद नंबर 12 निजता की समानता, अनुच्छेद नंबर 14 शरण का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 16 विवाह का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, 24 में आराम व छुट्टी, अनुच्छेद नंबर 30 में दुरुपयोग निषेध है। दोस्तों ये कुल इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, इनमें से ही अगर आपसे पूछा जाएगा इतने ही पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं। आगे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो कि 1993 में लागू हुआ 28 दिसंबर सन 1993 में। तो दोस्तों संशोधन था, अध्याय थे इसमें 8, धाराएं थी 43, अध्याय 8 और लागू 28 सितंबर सन 1993 में गृह मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया गया। आगे देखते हैं। अब हम लोग ह्यूमन राइट्स PYQ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों अभी तक हमने जो पढ़ा उसके क्वेश्चन आंसर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था वो था मानवाधिकार। मानवाधिकार टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए, सभी क्वेश्चन थ्योरी हमने लोगों ने पढ़ी है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या दोस्तों, MCQs पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं।
सबसे पहला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? दोस्तों आप लोग बताएंगे सन 2006 में हुई। 1946 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त की स्थापना कब की गई? राइट आंसर है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, 1993 में की गई। तो राइट आंसर इसका कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये क्लास आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा, आपका इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के उच्चायुक्त कौन है? दोस्तों ये अभी हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है, वोल्टर टर्क क्या है? क्या वोल्टर टर्क इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं वोल्टर टर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो दोस्तों किससे संबंधित है? मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट से संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा UDHR का अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्रीडम ऑफ स्लेवरी से संबंधित है, दासता से किसी की गुलामी करने से मुक्ति से संबंधित। क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों की अवधारणा को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो क्या इसका आंसर केरेल वासाक हो जाएगा? ये भी अभी हम लोगों ने थ्योरी में कंप्लीट किया है। चलिए देखते हैं क्या ना आंसर है, केरेल वासाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स का अभियान चलाता है। तो दोस्तों इसका संबंध किसके लिए है? पूरी दुनिया भर में मानवाधिकार से संबंधित है, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UDHR मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने की अधिकार की गारंटी देता है? दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरी में, इसका अनुच्छेद नंबर 14, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो अभी हम लोगों ने इसको भी पढ़ा दोस्तों, कई बार ये हमने अभी पढ़ा है, चर्चा की है। 12 सितंबर सन 1993 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 सितंबर नहीं दोस्तों, 28 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा वो हो गया था मिसकंसेप्ट, 28 सितंबर हो जाएगा, 12 सितंबर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कई बार हम लोगों ने भी इसको पढ़ा है। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? आप लोग बताएंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहते हैं? तो क्या उसे मुख्य न्यायाधीश कहते? नहीं, मुख्य न्यायाधीश नहीं कहते हैं दोस्तों। इसके मुख्य अधिकारी को महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है।